नमस्कार, मैं अजय वालिया स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल धर्मध्वज पर। आज के इस 22वें एपिसोड में हम लोग राहु ग्रह के गुणधर्म, स्वभाव और प्रकृति को जानने समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले हम राहु को खगोलीय संदर्भ में यानी एस्ट्रोनॉमिकल कंटेक्स्ट में समझने की कोशिश करेंगे और इसे खगोलीय संदर्भ में समझने की पहली शर्त यह है कि हम यहाँ पर वैज्ञानिक दृष्टिकोण से अकेले राहु को ही नहीं बल्कि राहु और केतु दोनों ग्रहों को एक साथ समझने की कोशिश करेंगे। यहाँ एक तथ्य जानकारी के लिए यह भी याद रखिएगा कि राहु को पाश्चात्य ज्योतिष में ड्रैगन्स हेड के नाम से और केतु को ड्रैगन्स टेल के नाम से जाना जाता है। जब हम विज्ञान और खगोल शास्त्र में राहु और केतु को जानने समझने का प्रयास करते हैं तो हम पाते हैं कि खगोल शास्त्र यानी एस्ट्रोनॉमी में राहु और केतु नाम के भौतिक ग्रहों का कोई अस्तित्व नहीं है, बल्कि ग्रह तो छोड़िए, राहु और केतु नाम के किसी उपग्रह, किसी तारे या किसी आकाशीय पिंड का भी कोई अस्तित्व नहीं है। लेकिन कमाल यह है कि राहु और केतु हमारे सौरमंडल में कहीं भी भौतिक रूप में यानी मैटीरियलिस्टिक फॉर्म में बेशक मौजूद नहीं है, लेकिन इमेजिनरी फॉर्म में यानी काल्पनिक रूप में ये दोनों ही सौरमंडल में उपस्थित हैं और उनकी इस काल्पनिकता को, उनकी इस इमेजिनरी एग्जिस्टेंस को खगोल विज्ञान भी स्वीकार करता है। हालांकि एक बार तो ये बात सर को घुमाने वाली लगती है, पागल बनाने वाली लगती है या आधारहीन यानी बेसलेस लगती है कि राहु और केतु भौतिक रूप में तो मौजूद नहीं है लेकिन काल्पनिक तौर पर जरूर मौजूद हैं। और यदि ऐसा है भी तो पहला प्रश्न हमारे जहन में ये उभरता है कि ये काल्पनिक तौर पर कहाँ और किस जगह मौजूद हैं। तो इसका उत्तर ये है कि विज्ञान और खगोल शास्त्र में राहु और केतु हमारे सौरमंडल में दो काल्पनिक बिंदुओं के रूप में उपस्थित हैं और ये दोनों ही काल्पनिक बिंदु इमेजिनरी पॉइंट्स जो हैं उस जगह पर मौजूद हैं जहां पर पृथ्वी, सूर्य और चंद्रमा के परिक्रमा पथ यानी ऑर्बिटल रोड जो हैं वो एक दूसरे को काटते हैं, एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं। कहने का भाव ये है कि जिस बिंदु पर, जिस पॉइंट पर पृथ्वी, सूर्य और चंद्रमा ये तीनों ही ग्रह एक सीधी रेखा में यानी अलाइनमेंट में आ जाते हैं तो वो बिंदु ग्रहण बिंदु अर्थात इक्लिप्स पॉइंट कहलाता है। और हमारे सौरमंडल में ऐसे दो पॉइंट हैं, ऐसे दो बिंदु हैं जहां पर ग्रहण की ये घटना घटित होती है और इन्हीं दोनों बिंदुओं को हम लोग राहु और केतु के नाम से जानते हैं। राहु और केतु को हम सरल तरीके से यूं भी समझ सकते हैं कि हम लोगों ने अपनी प्राइमरी एजुकेशन में ये बात तो पढ़ी हुई है कि जब पृथ्वी और सूर्य के बीच में चंद्रमा आ जाए तो सूर्य ग्रहण लगता है और जब सूर्य और चंद्रमा के बीच में पृथ्वी आ जाए तो चंद्र ग्रहण लगता है। इन दोनों ग्रहणों की ये घटनाएं आकाश में जिन दो काल्पनिक स्थानों पर, जिन दो काल्पनिक बिंदुओं पर घटित होती है उन्हें ही हम लोग राहु और केतु बोलते हैं। ये दोनों काल्पनिक बिंदु एग्जैक्टली तो चंद्रमा के परिक्रमा पथ पर स्थित है। इन दोनों काल्पनिक बिंदुओं में जो चंद्र पथ का यानी मून्स ऑर्बिट का उत्तर बिंदु यानी नॉर्थ नोड है उसको हम राहु के प्रचलित नाम से जानते हैं, जबकि चंद्रपथ के यानी मून्स ऑर्बिट के दक्षिण बिंदु अर्थात साउथ नोड को जो है हम लोग केतु के नाम से जानते हैं। यहाँ इस बात को जरूर याद रखिएगा कि सूर्य और चंद्र ग्रहण की ये घटना चंद्र पथ के उत्तर बिंदु यानी राहु पर भी और चंद्र पथ के दक्षिण बिंदु यानी केतु पर भी दोनों ही जगह पर घटित होती रहती है। अब सरल भाषा में राहु केतु के सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण के साथ के संबंध को हम इस तरह से याद रख सकते हैं कि जैसा हम किसी थिएटर के बड़े पर्दे पर किसी फिल्म के शो को देखते हुए महसूस करते हैं कि राहु और केतु जिन्हें हम काल्पनिक बिंदु मान रहे हैं ये दोनों ही बिंदु ग्रहण नाम की किसी फिल्म के, ग्रहण नाम के किसी शो के मंच यानी उनकी स्टेज है।
ग्रहण के इन दोनों ही मंचों पर जो लाइटिंग की यानी कि जो प्रकाश की व्यवस्था की हुई है वो सूर्य ने की हुई है, और चंद्रमा जो है वो इस फिल्म का, इस ग्रहण नाम की फिल्म का नायक है, वो हीरो है जो कि इस ग्रहण की वास्तविक घटना को जो है घटित करवाता है। और हमारी पृथ्वी यानी हमारी अर्थ जो है वो इस थिएटर का, इस स्टेज का वो पर्दा है जिसके द्वारा हम ग्रहण के नाटक को प्रोजेक्टर की तरह घटित होते हुए उसी तरह से देखते हैं जैसे हम लोग थिएटर में जाकर के फिल्म को बड़े पर्दे पर देखते हैं। हालांकि खगोलीय संदर्भ में राहु केतु और ग्रहण का विषय एक बहुत लंबा विषय है, लेकिन अभी फिलहाल के लिए हमने मोटी मोटी सी जानकारी जो है वो इस संदर्भ में ले ली है। इसलिए अब हम राहु और केतु के खगोलीय संदर्भ को यहीं छोड़ते हुए आगे ज्योतिष के संदर्भ में इसको जानने समझने की कोशिश करते हैं। राहु को खगोल की तरह ज्योतिष में भी पूर्ण ग्रह का नहीं बल्कि छाया ग्रह अर्थात शैडो प्लेनेट का जो है वो दर्जा प्राप्त है। ज्योतिष में राहु ग्रह मायाजाल, भ्रम, छल, चालाकी, षड्यंत्र, आकर्षण, अचानक लाभ या अचानक हानि, विदेश, कैंसर और ट्यूमर जैसी लाइलाज या मुश्किल से डायग्नोज की जाने वाली बीमारियां, विदेश, जेल यानी कारावास, आधुनिकता, तकनीक और भौतिक वासनाओं यानी मैटेरियलिस्टिक लस्ट से जुड़ा हुआ ग्रह है। राहु के संदर्भ में पुराणों में कथा आती है कि समुद्र मंथन के समय जब समुद्र से अमृत प्रकट हुआ था तब स्वर्ण भानु नाम के एक दैत्य ने चालाकी से देवताओं का रूप धारण कर लिया था और वो देवताओं का रूप धारण करके अमृत को पी गया था। इस घटना का पता जब भगवान विष्णु को चला तो वे बड़े कुपित हुए और उन्होंने अपने सुदर्शन चक्र से स्वर्ण भानु का सर जो है उसके धड़ से अलग कर दिया था। लेकिन अमृत पीने के चलते सर से धड़ अलग हो जाने के बावजूद भी स्वर्ण भानु की मृत्यु नहीं हुई और वो अमर हो गया। अमरता के कारण उसका कटा हुआ सर और उसका कटा हुआ धड़ दोनों ही अलग अलग रूप में जीवित रहे। उसका कटा हुआ सर कालांतर में राहु और उसका कटा हुआ धड़ जो है वो कालांतर में केतु के नाम से प्रसिद्ध हुआ। राहु की प्रकृति पाप स्वभाव की यानी मैलिफिक नेचर की है, लेकिन ये ग्रह बुद्धि और प्रसिद्धि देने वाला है। ये वायु तत्व का ग्रह है, लेकिन इसकी वायु को धुएं वाली वायु अर्थात स्मोकी और धुएं में भी विषाक्त वायु यानी पॉइजनस गैस और पॉइजनस एयर कहा गया है। ये धुएं वाले तत्व का ग्रह होने के चलते इच्छित वस्तुओं, भावनाओं और गुणों को ढकता भी है और उसको प्रकट भी करता है। राहु ग्रह जो है वो तामसिक प्रवृत्ति वाला ग्रह है। इसे वात और पित्त दोष देने वाला ग्रह माना गया है। इसका लिंग जो है नपुंसक, इसके देवता काल भैरव, दुर्गा और नाग देवता कहे गए हैं। इसका भौतिक स्वरूप अर्धमानव और अर्ध सर्प जैसा धूमिल, धुंधला, रहस्यमयी और मायावी बताया गया है। राशियों के स्वामित्व को लेकर राहु और केतु के बारे में लगभग अस्पष्ट सिद्धांत और अस्पष्ट दृष्टिकोण हैं। वैदिक ज्योतिष में वैसे तो राहु और केतु दोनों को ही राशियों का स्वामित्व प्राप्त नहीं रहा है, लेकिन समय के साथ बढ़ते ज्योतिष के क्षेत्र के कारण अब कुछ ग्रंथों में कुछ विद्वानों ने इसकी राशि को कुंभ बताया है, जो कि शनि की राशि है। असल में राहु को शनिवत अर्थात शनि की तरह व्यवहार करने वाला ग्रह बताया गया है। इस कारण कुछ जगह इसकी राशि कुंभ बताई गई है। आर्द्रा, स्वाति और शतभिषा के नक्षत्रों को राहु के स्वामित्व वाले नक्षत्र माना गया है। आधुनिक ज्योतिष के संदर्भ में शुक्र की राशि वृष राशि को राहु की उच्च की राशि माना गया है, जबकि मंगल की राशि वृश्चिक राशि को जो है वो राहु की नीच की राशि बताया गया है, जबकि बुध की राशि कन्या राशि में जो है राहु को मूल त्रिकोण राशि में माना जाता है। आधुनिक दृष्टि से राहु को वृषभ राशि में जो उच्च का और वृश्चिक राशि में जो नीच का स्थान प्राप्त है उसे बहुत ज़्यादा तार्किक माना गया है आधुनिक दृष्टिकोण से, क्योंकि ये दोनों ही राशियां भौतिक और गूढ़ रहस्यों की प्रतीक राशियां हैं, जो कि राहु की नेचर के साथ और उसके स्वभाव के साथ जो है वो मेल खाती है। शुक्र ग्रह को, शनि ग्रह को और बुध ग्रह को राहु का मित्र बताया गया है। सूर्य और चंद्रमा को राहु के शत्रु माना गया है, जबकि मंगल और गुरु के प्रति इसको लगभग तटस्थ यानी न्यूट्रल माना गया है।
अपने दूसरे हिस्से केतु ग्रह को भी राहु मित्र की तरह ही लेता है। गोमेद अर्थात हैसोनाइट गार्नेट को जो है वो राहु का रत्न माना गया है। लहसुनिया यानी कैट्स आई को जो है वो राहु का उपरत्न। मिश्र धातुएं सीसा यानी लेड और स्टील को जो है वो राहु की धातुएं माना गया है। इसका रंग धूसर, धुएं जैसा, कुछ भूरा और कुछ काला सा यानी मटमैला बताया गया है। शनिवार और बुधवार को राहु के दिन माना गया है और प्रत्येक दिन में 1.5 घंटे का विशेष समय इसका काल यानी राहु काल बताया गया है। राहु काल का समय सूर्योदय से सूर्यास्त के बीच लगभग हर रोज बदलता है। राहु काल में नए काम, यात्रा और शुभ कार्य शुरू करने से परहेज किया जाता है क्योंकि इसे भ्रम का, विलंब का और बाधा का समय माना जाता है। हालांकि पहले से चल रहे काम या पूजा पाठ पर राहु का नकारात्मक प्रभाव जो है वो नहीं देखने को मिलता है। शनि के ही द्रव्य अर्थात काले तिल, सरसों का तेल, उड़द और नीले वस्त्र जो हैं उनको राहु के ही द्रव्य, राहु की ही वस्तुएं माना गया है। धूम्र रंग अर्थात धुएं जैसे रंग के फूल या नीले रंग के फूल राहु की शांति पूजा में उपयोगी माने गए हैं। विदेशी भूमि, सीमा पार का क्षेत्र, जेल, प्रतिबंधित क्षेत्र, शमशान, अंधेरी जगहें, प्रयोगशालाएं यानी लेबोरेटरीज, कारखाने, फैक्ट्रीज और इलेक्ट्रिक प्लांट्स को राहु का स्थान माना गया है। आधुनिक काल में मीडिया सेंटर्स को, थिएटर्स, स्क्रीन और कैमरा को, इंटरनेट, सीरियल और फिल्म्स और इनकी शूटिंग के क्षेत्र को भी राहु का क्षेत्र जो है वो माना गया है। काले या धूमिल सांप को तथा कहीं कहीं पर सिंह को भी राहु का वाहन बताया गया है। दक्षिण पश्चिम यानी नैऋत्य दिशा को राहु की दिशा माना गया है। इसे शूद्र वर्ण का ग्रह कहा गया है। वैसे सटीक तौर पर इसे म्लेच्छ जाति अर्थात विदेशी या असंस्कृत वर्ण और जाति का ग्रह माना गया है। सभी विदेशी लोग, विदेशी जातियां और समुदाय, मिश्र रक्त या कह लीजिए कि वर्ण संकर लोग जो हैं वो राहु की जाति और राहु के समुदाय के लोग गिने गए हैं। राहु को व्यक्तित्व के संदर्भ में समझना ज्योतिष के सबसे गहरे और रहस्यमय क्षेत्रों में से एक है। राहु किसी भी व्यक्ति के व्यक्तित्व में उसके मन का वो हिस्सा है जो असंतोष, जिज्ञासा, छल, आकर्षण और अनंत संभावनाओं का प्रतीक है। असीम जिज्ञासा और अतृप्त इच्छा का प्रतीक राहु व्यक्तित्व के संदर्भ में भ्रम और भोग दोनों का ही मिश्रण है। राहु प्रभावी व्यक्ति का मूल स्वभाव यानी उसकी बेसिक नेचर, मुझे अभी और चाहिए या मैं अभी तृप्त नहीं हूं, मैं अभी संतुष्ट नहीं हुआ हूं की सोच पर आधारित होती है। राहु की ऊर्जा को अतृप्त, अस्थिर, आकर्षक और रहस्यमय बताया गया है। ऐसा व्यक्ति बहुत तेज दिमाग वाला, चालाक और परिस्थितियों को अपने हित में जोड़ने वाला और नवीनता का खोजी होता है। राहु को मानसिकता के संदर्भ में हम धुंध वाले मस्तिष्क अर्थात अ माइंड विद फॉग के रूप में वर्णित कर सकते हैं। ऐसा व्यक्ति दूसरों की सोच को भांपने में एक्सपर्ट होता है, लेकिन दूसरों के सामने स्वयं को स्पष्ट तौर पर नहीं रखता है बल्कि छुपा कर चलता है। ऐसे व्यक्ति का व्यक्तित्व परतदार यानी लेयर्ड होता है, यानी उसमें कई परतें, कई लेयर्स होती हैं। यानी ऐसा व्यक्ति चेहरे पर चेहरे लगाए हुए घूमता है, या कह लीजिए कि ऐसा आदमी जो है वो एक मास्क, एक मुखौटे जैसा होता है जो बाहर से जैसा दिखाई देता है वास्तव में अंदर से वैसा नहीं होता है। और ये नकली चेहरे, ये उसके नकली मुखौटे ही राहु प्रभावी व्यक्ति की असली पहचान, असली शक्ति मानी गई है। ऐसा व्यक्ति, ऐसा आदमी हमेशा अपने असली इरादों को छुपा कर चलता है। ऐसा व्यक्ति परंपराओं को तोड़ने वाला होता है, इसलिए वो परंपराओं से, नियमों से हटकर चलता हुआ नए प्रयोग, नए एक्सपेरिमेंट करता है। उसके निर्णय तर्क यानी लॉजिक पर और महत्वाकांक्षा यानी एम्बिशन से प्रेरित होते हैं। ऐसे लोग समाज में करिश्माई, क्रिस्मेटिक, आकर्षक, अट्रैक्टिव और रहस्यमयी मिस्टीरियस पर्सनैलिटी के स्वामी होते हैं। लोग इनसे सहमत न होने के बावजूद भी इनके प्रति आकर्षित हुए बिना नहीं रह पाते हैं। ऐसा व्यक्ति राजनीति में, ग्लैमर में और विदेशी संपर्कों में बहुत अधिक सफल माना गया है। राहु प्रभावी व्यक्ति कभी साधारण नहीं होता है, बल्कि वो या तो अपने गलत निर्णयों के कारण बहुत ज़्यादा गहराई में गिरा हुआ मिलता है, या फिर वो बहुत ऊंची स्थिति में बैठा हुआ दिखाई देता है। लेकिन वो हर हाल में समाज के बंधनों को, समाज के रीति रिवाजों को तोड़ने वाला व्यक्ति होता है। व्यक्तित्व के संदर्भ में राहु एक विश्लेषणात्मक और वैज्ञानिक ऊर्जा का नाम भी है,
ऐसा व्यक्ति चीज़ों को पारंपरिक ढंग से नहीं देखता है। ऐसा व्यक्ति प्रयोग करता है, नयापन चाहता है और सीमाएं तोड़ने का शौकीन होता है। इसलिए राहु प्रभावी व्यक्ति जो है टेक्नोलॉजिस्ट, वैज्ञानिक, रणनीतिकार, खुफिया अधिकारी या डिजिटल मीडिया विशेषज्ञ होते हैं। भौतिक व्यक्तित्व यानी मैटेरियलिस्टिक पर्सनैलिटी के संदर्भ में बात करें तो राहु प्रभावित व्यक्ति जो है मैटेरियलिस्टिक सफलता का, मैटेरियलिस्टिक गेन्स का दीवाना होता है। वो शोहरत, सत्ता, वैभव और यौन आकर्षण अर्थात प्रत्येक प्रकार के भौतिक सुख की तरफ लालायित रहता है। ऐसे व्यक्तियों को भीड़ में सबसे अलग दिखना बहुत पसंद होता है। कभी कभी ऐसा व्यक्ति अपनी मनपसंद वस्तुओं को हासिल करने के लिए अपनी नैतिकता यानी अपनी मोरालिटी को भी दांव पर लगाने से पीछे नहीं हटता है। राहु जो है वो केवल भौतिक वासना या मैटीरियलिस्टिक लस्ट का ही नाम नहीं है। असल में राहु का जब हम पूर्ण विश्लेषण करते हैं तो हम पाते हैं कि राहु स्वयं के भ्रम अर्थात सेल्फ इल्यूजन से आत्मबोध अर्थात सेल्फ एनलाइटनमेंट तक की यात्रा का नाम है। राहु पहले तो व्यक्ति को माया, भ्रम और लोभ में डुबोता है और आखिरकार जब यही राहु जो है नुकसान उठा कर परिपक्व होता है तो ये व्यक्ति की आत्मा को आत्मबोध जैसी दिव्य अनुभूति तक करा देता है। राहु के भ्रम और माया के चक्रव्यूह में उलझकर मुसीबतों के पहाड़ झेलने वाला व्यक्ति आखिरकार परिपक्व होकर ज्ञान, विवेक और गहराई से जीवन को समझने वाला साधक बनता हुआ देखा गया है। कुल मिलाकर राहु हमें यह सिखाता है कि अंधकार वास्तव में ज्ञान के प्रकाश का प्रवेश द्वार है। धन के संदर्भ में राहु माया और भौतिकता का ही दूसरा नाम है। राहु प्रभावी व्यक्ति हर समय 99 के फेर में पड़ा हुआ दिखाई देता है, यानी माया कमाने के चक्कर में दौड़ता रहता है, क्योंकि राहु प्रभावी व्यक्ति को धन पाने की बहुत अधिक लालसा रहती है। अब राहु व्यक्ति को धन तो दे देता है लेकिन उसे कभी शांति नहीं देता, यानी धन देते हुए राहु व्यक्ति को धन के साथ साथ धन और संपत्ति का मोह और इन्हें लेकर व्याकुलता यानी बेचैनी जो है वो मुफ्त में दे देता है। राहु स्वयं धन का कारक नहीं है, लेकिन जिस भी भाव में राहु बैठता है वो धन के संदर्भ में उस भाव के गुणों को, उसके कारकों को बिगाड़ता हुआ, डिफॉर्म करता हुआ आश्चर्यजनक रूप से उसको शक्तिशाली, पावरफुल जरूर कर देता है। शुभ स्थिति में बैठा हुआ राहु अचानक धन लाभ देने वाला, विदेशी मुद्रा देने वाला, राजनीतिक या मीडिया प्रतिष्ठानों से धन लाभ कराने वाला, किसी नई तकनीक से धन लाभ देने वाला, डिजिटल या ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से भी धन की प्राप्ति करवाने में जातक की मदद करता है। शुभ स्थिति का राहु सट्टे से, शेयर बाजार से, क्रिप्टो करेंसी से, स्टार्टअप से, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई से या टेक्निकल रेनोवेशन से व्यक्ति को धन की प्राप्ति करवाने में मदद करता है। जबकि अशुभ होने पर राहु अवैध तरीकों से धन की प्राप्ति कराता है। यह व्यक्ति के लिए टैक्स डिस्प्यूट्स, टैक्स पेनल्टीज और पैसे के गलत लेन देन को लेकर के कोर्ट कचहरी में मुकदमेबाजी खड़ी कर देता है। कभी कभी अशुभ राहु के कारण अचानक धन हानि या किसी घोटाले, स्कैंडल या कांड के कारण उसका धन नाश होते हुए भी देखा गया है। राहु विदेश से, तकनीकी साधनों से और किसी आधुनिक व्यवसाय से कमाई का दूसरा नाम है। इसी कारण ये ग्रह विदेश यात्रा, विदेश निवास, विदेशी साझेदारी, ऑनलाइन बिजनेस और अंतर्राष्ट्रीय लेन देन में बहुत ज़्यादा लाभ दिलाने में सक्षम होता है। राहु प्रभावी व्यक्ति की कमाई सामान्य सीमाओं से परे जा सकती है। राहु से कमाई का स्रोत अक्सर अदृश्य और रहस्यमय रहता है। धन के संदर्भ में राहु कई चुनौतियां देता है, जैसे राहु व्यक्ति को असंतोष देता है, जिस कारण व्यक्ति को जितना मिल जाए उतना ही कम लगता है। ऐसा व्यक्ति भ्रमित निर्णय लेता हुआ त्वरित लाभ अर्थात इंस्टेंट प्रॉफिट के चक्कर में बड़े नुकसान और बड़ी हानियां करा बैठता है। राहु धन के चक्कर में अक्सर व्यक्तियों को अनैतिक मार्ग पर चलने की प्रेरणा देता है। इस कारण व्यक्ति झूठ और छल कपट से कमाई करने के लिए अपने आप प्रेरित हो जाता है। राहु से धन कमाने वाला व्यक्ति कई बार बड़े विवादों में घिरकर अपनी सारी उम्र की छवि को, अपनी गुडविल को धूमिल करा बैठता है। सारांश में धन के संदर्भ में राहु जो है वो व्यक्ति को उसकी मेहनत या उसकी बुद्धि या उसके ज्ञान से नहीं बल्कि अवसर से धन देता है। और अक्सर राहु द्वारा धन कमाने के लिए दिए गए अवसर जो हैं वो छल से, कूटनीति से, रणनीति से प्रेरित होते हैं। धन के संदर्भ में राहु की फिलॉसफी, राहु का दर्शन व्यक्ति को धन के माध्यम से पहले भ्रम और भोग दोनों का अनुभव कराता है
और आखिर में व्यक्ति को ये तत्व ज्ञान देता है कि व्यक्ति का वास्तविक धन उसके अंतर्मन की शांति और उसका आत्मसंतोष है, ना कि उसका बैंक बैलेंस। राहु के संदर्भ में जब हम स्वास्थ्य और रोग की बात करते हैं तो हम पाते हैं कि राहु द्वारा दिए जाने वाले रोग सामान्य रोग नहीं होते हैं। ये रोग, ये बीमारियां जिनका कारक राहु होता है, ये बीमारियां रहस्यमयी, मिस्टीरियस, अदृश्य, मानसिक और जटिल प्रकृति यानी कॉम्प्लिकेटेड नेचर की होती हैं। राहु अतिशयता का, प्रचुरता का यानी बहुलता का, एक्सेस या प्लेंटी का कह लीजिए उसका सिंबल है। और ये इसी तरह की बीमारियां देता है जो लगातार अपना विस्तार करती हुई चलती हैं। राहु से उत्पन्न रोगों की पहचान बड़ी कठिनता से और बहुत देरी से होती है। कई बार राहु प्रदत्त बीमारियों का ठीक से डायग्नोज हो ही नहीं पाता। मरीज का इलाज किसी और बीमारी का चलता रहता है, जबकि उसको बीमारी कुछ और होती है। और इस बात का खुलासा तब होता है जब मरीज की हालत जो है बहुत ज़्यादा गंभीर हो जाती है। राहु से संबंधित बीमारियों को साइकोसोमेटिक यानी मनोदैहिक बीमारी यानी मन से शरीर में आने वाली बीमारी कहा जाता है। परंपरागत वैदिक ज्योतिष और मेडिकल एस्ट्रोलॉजी में क्योंकि राहु को पॉइजन, असामान्य और अनियंत्रित वृद्धि अर्थात ट्यूमर और छिपी हुई और कठिन निदान यानी डिफिकल्ट डायग्नोज वाली बीमारियों से जोड़ा जाता है, इसलिए ज्योतिष जो है वो राहु को सीधे तौर पर कैंसर की बीमारी के साथ भी कनेक्ट करता है। जन्म कुंडली का छठा घर जो कि रोग भाव और आठवां घर जो कि रहस्य, लंबी बीमारी और लॉन्जिविटी यानी आयु का भी घर माना गया है। इन घरों से या इनके स्वामियों से राहु का संबंध जो है ट्यूमर, कैंसर यानी शरीर के छुपे हुए हिस्सों में होने वाली बीमारियों के साथ माना गया है। राहु के साथ मंगल का संबंध सूजन यानी ट्यूमर, गांठ देने वाला। राहु के साथ शनि जो है पुराने और दीर्घकालिक रोगों को, और राहु के साथ सूर्य या चंद्रमा का संबंध सीरियस, क्रोनिक और चक्रीय बीमारियों की संभावनाओं को दिखाता है। ज्योतिष के कई विद्वान राहु की महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा के दौरान और राहु के गोचर के समय कैंसर तथा ट्यूमर जैसी बीमारियों की संभावनाओं की भविष्यवाणियां करते हैं। फिजिकल लेवल पर बात करें तो विष यानी पॉइजन, इन्फेक्शन एंड ट्रांसमिटेड डिजीज, एलर्जी, एस्थमा, स्किन डिजीज, नशा यानी एडिक्शन, जहरीली गैस, धुएं और प्रदूषण के रोग, अज्ञात कारणों की बीमारियां, अचानक दुर्घटना से पैदा हुई स्वास्थ्य और शारीरिक समस्याएं या किसी भी दवाई के कारण शरीर पर हुए दुष्प्रभाव, ये सब कुछ राहु के तहत आने वाली बीमारियों में गिने जाते हैं। मानसिक स्तर पर राहु जो है वो जातक में चिंता, एंग्जाइटी, भ्रम यानी इल्यूजन, फोबिया, ओवर इमेजिनेशन यानी अति कल्पनावादिता भर देता है। इस अति कल्पना की मानसिक बीमारी में उसे भूत प्रेत और बुरी आत्माएं जो हैं वो साक्षात दिखाई देने लगती हैं, जबकि ऐसा होता नहीं है, लेकिन उसको ऐसा लगता है कि इस तरह के बुरे साए जो हैं उसके आसपास मंडरा रहे हैं। ऐसा व्यक्ति ड्रग्स, अल्कोहल, तंबाकू और आधुनिक व्यसन जैसे मोबाइल, गेमिंग और सोशल मीडिया एडिक्शन का शिकार हो जाता है, क्योंकि राहु जो है वो असीम जिज्ञासा का और अति उत्तेजना यानी कि ओवर स्टिमुलेशन देता है। उसे नींद की समस्या, भय और मेंटल डिसऑर्डर्स होने लगते हैं। अपनी पहचान और अपने अस्तित्व यानी अपनी आइडेंटिटी को लेकर के ऐसा व्यक्ति जो है अनसिक्योर, असुरक्षित महसूस करने लगता है। आधुनिक ज्योतिष के सबसे उपयोगी विषयों में राहु ग्रह के कारकत्व को करियर के रूप में समझना है। अब क्योंकि राहु का व्यक्तित्व असामान्य और अपरंपरागत है, इसलिए ये व्यक्ति के करियर में भी भीड़ से अलग पहचान देता है। ये व्यक्ति के करियर को ट्रेडिशनल वे से नहीं बल्कि किसी बिल्कुल ही नई दिशा या असामान्य क्षेत्र से जोड़कर आगे बढ़ाता है। हालांकि करियर के मामले में राहु जो है अचानक, अप्रत्याशित और चमत्कारिक ढंग से सफलता देता है। शुभ राहु वाला व्यक्ति जो है बतौर इंजीनियर, प्रोग्रामर, हैकर, डेटा साइंटिस्ट के रूप में, तो इंपोर्ट एक्सपोर्ट के बिजनेस में, किसी देश के डिप्लोमेट के रूप में विदेशी कंपनियों में जाकर के नाम और पैसा दोनों कमाता है। राजनीति और प्रशासन के क्षेत्र में शुभ राहु जो है वो व्यक्ति को कुशल रणनीतिकार, स्किल्ड स्ट्रैटेजी मेकर, सलाहकार, एडवाइजर, मीडिया मैनेजर और राजनीतिक विश्लेषक यानी पॉलिटिकल एनालिस्ट बना देता है। मीडिया, मनोरंजन और विज्ञापन के मामले में राहु जो है वो शुक्र ग्रह अर्थात वीनस की ही तरह व्यक्ति को टीवी, फिल्म, सोशल मीडिया, मॉडलिंग और पीआर से जोड़ देता है। लेकिन यहाँ पर राहु और शुक्र में
एक इंटरेस्टिंग रिलेशनशिप जो स्थापित होता है वो ये है कि शुक्र यदि आपकी किसी भी तरह की कला, किसी भी टैलेंट, जैसे मान लीजिए आपका डांस है, आपकी सिंगिंग है या आपकी एक्टिंग है, तो राहु जो है वो आपकी उस कला का, आपके उस टैलेंट का वायरल हो जाना है। यानी आपकी कला में, आपके आर्ट में एक स्टारडम लेकर के आना, आपको रातों रात एक सुपरस्टार बना देना जो है वो राहु के कार्यक्षेत्र में, राहु के कारकत्वों में आता है। करियर के क्षेत्र में जब राहु जातक को साइंस, रिसर्च और इनोवेशन से जोड़ता है तो ऐसा जातक जो है लैब रिसर्चर, जीन टेक्नोलॉजिस्ट और स्पेस साइंटिस्ट बन जाता है। गुप्त और रहस्यमय विद्याओं जैसे ज्योतिष, तंत्र मंत्र, मनोविज्ञान आदि में भी यह जातक के लिए आजीविका का साधन बनता है। राहु अपने आप में जोखिम यानी रिस्क टेकिंग एबिलिटी का दूसरा नाम भी है। इसलिए राहु जातक को शेयर बाजार, क्रिप्टो करेंसी, ट्रेडिंग और स्टार्टअप प्रोग्राम्स के साथ भी जोड़ता है। और सिक्योरिटी तथा इंटेलिजेंस के मामले में ये व्यक्ति को सीक्रेट सर्विसेज, जासूसी, फोरेंसिक, साइबर सिक्योरिटी तथा सीबीआई और रा जैसे बड़े लेकिन गुप्त संगठनों में काम करवाने का मौका दिलाता है। हालांकि आज का पार्ट जो है वो काफ़ी लंबा हो चुका है, लेकिन जैसा मैंने शुरू में बताया था कि राहु जो है वो एक अनंत विस्तार का नाम है, ये एक एंडलेस एक्सपेंशन है। इसी कारण राहु का ये विषय मैं इस एक सिंगल एपिसोड में कवर करने में खुद को समर्थ नहीं पा रहा हूँ। अभी राहु की दशा, अंतर्दशा, राहु की दृष्टियाँ, राहु के कारकत्व, राहु के संबंध में शिक्षा और संतान, राहु की प्रेम, विवाह और गुप्त संबंधों को लेकर के व्याख्या, राहु के प्रतीकवाद और राहु का दर्शन यानी राहु की फिलॉसफी बाकी है, जिसको हम अगले एपिसोड में कवर करेंगे। आज अभी इस संबंध में मैं राहु की चर्चा को यहीं पर विराम दे रहा हूं। अगले एपिसोड में हम राहु से संबंधित जो है बाकी विषय को कवर करेंगे। अभी फिलहाल के लिए आज्ञा दीजिएगा, जल्द मिलते हैं अगले एपिसोड के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।